हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। 15 दिसंबर को जो आपका मॉर्निंग में पेपर हुआ था यानी कि पेपर 2 उसके सोशल साइंस को हम डिस्कस करने वाले ना। तो टोटल 90 क्वेश्चंस जल्दी जल्दी हमें आंसर की मिलाना है आप सभी को, ठीक है। डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ समझेंगे, आंसर को जानेंगे। भाई पहला क्वेश्चन है आपका कि 17वीं और 18वीं शताब्दी की क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग प्राथमिक स्रोतों की तरह किया जाता है ना। तो वो आपका बी यानी कि केरल के मंदिर रंगमंच से कहानियाँ, मराठों की लोकप्रिय कथाएं और भानुदत्त की चित्रकला रस मंजरी। ए, बी और डी आपके आंसर हो जाएंगे ना। ऑप्शन नंबर हमें ये नज़र आ रहा है भाई 3 में, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लिखित में से कौन सा उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम प्रश्न देखते हैं तो भाई प्रश्न आपका जो तीसरा नज़र आ रहा है ना, किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करना, ये आपका एक तरह से समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। तो अगला प्रश्न है कि भाई एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कौन सी चीज़ है जो एक रचनावादी क्लास में, कक्षा में टीचर को नहीं करना चाहिए। तो लास्ट ऑप्शन देखोगे आप भाई विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने से वर्जित कर देना चाहिए। भाई ये वर्जित नहीं करना है और यही आपका निगेटिव आंसर हो जाएगा और गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है पूछा गया कि एक सृजन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशलों को उन्नत और कुशाग्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहला हो जाएगा स्वयं अध्ययन, क्रियात्मक अनुसंधान करना और केस अध्ययन या फिर संग्रहण या निर्माण, यानी कि ए, सी और डी। तो ए, सी और डी आपको पहले ऑप्शन में ही नज़र आ रहा है, यही फर्स्ट आपका ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इन्हें हमें रीड करना है। भाई असर्शन रीजन से रिलेटेड ना। असर्शन क्या है कि एक शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु के चयन में बहुत चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता होती है। कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास से परिचय करवाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं व पहेलियां पूर्व ग्रहित हो सकती हैं। यहाँ पे आपका रीज़न असर्शन दोनों ही परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम चलते हैं तो सेकंड यहाँ पे सही होगा, रीज़न असर्शन सही और व्याख्या भी परफेक्टली कर रहा है। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई कि केंद्र शासित राज्य की 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना राज्यों के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर से करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बेहतर स्रोत हो सकते हैं। तो ये आपके द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई 38 नंबर का कि परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के लिए संसाधनों, समय सीमा और बजट की पहचान की जाती है ना। तो यहाँ पे आपका योजना बनाना यानी कि प्लानिंग आंसर बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं 39 नंबर पे। तो भाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 में निम्नलिखित में से किन पक्षों पर मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो आपको नजर आ रहा है भाई, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों की पुष्टि करें और बच्चों की उसके विचारों, मतों को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने में सहायता करें। ऑप्शन बी और सी केवल आपको पहले ही ऑप्शन में नजर आ जाएगा, ठीक है। अगला है आपका भाई यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हो जाती है ना। कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। मूल्यांकन कैसा है। तो एक सतत प्रक्रिया है या कक्षा शिक्षण का एक अभिन्न भाग मान के चल सकते हैं और यह शिक्षा जो है शिक्षा के उद्देश्यों के से निकटतम रूप से संबंध रखता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ठीक है। ए, बी और डी कहाँ पर है भाई, ए, बी और डी ऑप्शन नंबर 4 पे नजर आ रहा है हमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमें दिख रहा है जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। जो भी फर्स्ट टाइम सेशन में हो जरूर लाइक करिएगा वीडियो को और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यहाँ से बेहतर चीज़ें आपको मिलने वाली है ना। अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि इकाई परीक्षण
कक्षा परीक्षण गृह कार्य शिक्षण अधिगम के दौरान कक्षा में छात्रों से पूछे गए प्रश्न आकलन की किस श्रेणी में आते हैं? तो ये रचनात्मक आकलन में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के प्रगतिशील विकास और उपलब्धि के आकलन के लिए सर्वोत्तम उपाय है, जिन्हें आवश्यकता होने पर प्रमाण के रूप में माता पिता को भी दिखाया जा सकता है? तो ये प्रगति पत्र और पोर्टफोलियो हो जाता है, यानी कि सी और डी। भाई तो सी और डी आपको पहले ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, जो कि आपके उत्तर हो जाएंगे ना। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पक्ष को ही आंकते हैं ना? तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? पहला है आपका कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय आरंभ हुई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सूचीबद्ध करना, बिल्कुल आपका पहला प्रश्न इसमें शामिल होगा। दूसरा है औषधि के क्षेत्र में की गई प्रगति और उदाहरणों को सहित वर्णित करना, ये भी आपका शामिल होगा। और भारत में अल्पसंख्यकों सांस्कृतिक, और ये वाला भी यानी कि शामिल हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, पूरा ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जल्दी जल्दी अपने आंसर से समझने होंगे यहाँ पे ना भाई। ए सी और डी, तो ए सी और डी कहाँ पे नज़र आ रहा है? हमें कहीं नज़र आ रहा है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 में यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है भाई कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा धातु ज्ञान से संपन्न थे, तो कौन सी धातु का उन्हें ज्ञान था? तो क्या वो तांबा थी क्या भाई? बिल्कुल वो तांबा थी, यानी कि वो कॉपर के यूज से एक तरीके से वाकिफ थे। ठीक है, 45 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन दिए गए हैं और इन्हें ध्यान से आपको रीड करना है भाई। पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में तथा अमृतसर में 1879 में हुई थी क्या? या फिर बी दिया गया है आपको कि इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिन्हें वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास इन्होंने किया था क्या? तो भाई पहला स्टेटमेंट तो आपका बहुत सही है, लेकिन दूसरा उतना ही गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यानी कि ए सही है और बी आपका गलत हो जाएगा। ए सत्य है और बी असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। अगला कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था तथा यह डैश नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो वो कौन सी नदी है भाई? क्या वो कावेरी है क्या? बिल्कुल नहीं, वो कृष्णा नदी है। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगी? वो कृष्णा नदी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो भाई अगला प्रश्न क्या है 47 नंबर भाई, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। हिरण्यगर्भ की बात करते हैं, तो ये क्या है आपका? प्रशस्ति पिस्ताक या फिर नस्तलिक। तो भाई नस्तलिक की बात करते तो ये लेखन शैली है। ये क्या है? एक लेखन शैली है, यानी कि पहला आपका ये जो है ना, ये आपका पहला ही हो लास्ट का एकदम सेम सामने सामने लिखा हुआ है। और देख लीजिए कि डी का चौथा कहाँ पर दिया गया है, जहाँ पे दिया गया होगा बस वही आपका आंसर हो जाएगा। और वो एक ही जगह नजर आ रही है। अगर एक आंसर आपने पकड़ लिया होता इजीली आप अपने आंसर तक पहुँच जाते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यहाँ पे टाइम आपका बहुत ज़्यादा बचेगा। ठीक है, इस तरह से, और ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला 48 नंबर क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से किस नृत्य को भारत का स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्य के रूप में, भाई शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई थी ना? तो वो कौन कौन से नृत्य थे? क्या वो भाई भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी थे क्या? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। तो भाई मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। अब यहाँ पे पहला दिया गया कि मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जिन्हें कोई पद मिलता था, या फिर यह एक ऐसी श्रेणी व्यवस्था थी जिसके लिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते। तो बिल्कुल ए और बी आपके दोनों ही सही हो जाएंगे ना। ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। 50 नंबर क्या है भाई कि टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम क्या था? तो इसे जब्त कहा जाता था। ठीक है, अगला क्या है? अगला 51 नंबर क्या कह रहा है कि मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ वह स्थान था जहां लोगों ने पहली बार चावल और मक्का उगाया था, या फिर मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ों, बकरियों की हड्डियां भी पाई गई थी, या मेहरगढ़ में घर चौकोर अथवा आयताकार थे? तो यहाँ पे आपका ए और स्टेटमेंट सी, ये दोनों आई थिंक ए और सी नहीं, बी और सी होना चाहिए। ठीक है, बी और सी जो हैं आपके यहाँ पे हिरणे और जो बकरियां थी उनकी हड्डियां पाई गई थी, यानी कि स्टेटमेंट बी और सी आपका सही हो जाएगा। बी और सी ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके उत्तर हो जाएंगे। 52 नंबर क्या कहते हैं भाई कि 20वीं सदी के आरंभ में ही महिलाएं
भारतीय महिलाएं डैश में सुधार हेतु काम कर रही थी। किस चीज़ में? तो भाई क्या ये विधवा पुनर्विवाह था? क्या नहीं, ये महिला मताधिकार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए काम कर रही थी। यानी कि ऑप्शन केवल बी और सी आपका यहाँ पे भी परफेक्ट हो जाने वाला है। अगला है क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ आते हैं। तो किसने निम्नलिखित मराठी भक्तिमय भजन की रचना की? तुमने हमें नीची जाति का बनाया और मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो ये किसने ये पंक्तियाँ कही, भजन की रचना किसने करी है? तो ये कर्मा मेला थे। ठीक है, ये कौन थे? तो कर्मा मेला थे। और अगला प्रश्न यानी कि 54 नंबर क्या कहता है ना, जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है राजा राममोहन राय राजा राममोहन राय ने उस पुरातन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति प्रथा की आलोचना करता था, या फिर प्रार्थना समाज भक्ति की परंपरा का पालन कर रहा, जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में एक तरह से विश्वास करता था। तो बिल्कुल आपका ए और बी ही परफेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में नज़र आ रहा है ना। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे भाई फिर से मिलान करना है हमें, और मिलान करते वक्त हमें ये ध्यान देना है ना कि एक आंसर ढूंढो और सारे मिल जाएं आपको। और पहला ही ऑप्शन अगर आप देखते हो ना कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व, ठीक है, यानी कि साउथ इंडिया में किसने किया था इसका नेतृत्व? तो ये सी राजगोपालाचारी थे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में नज़र आ रहे हैं हमें। तो ए का तीसरा कहाँ पे दिख रहा है आपको? ए का तीसरा हमें सिर्फ एक ही जगह नज़र आ रहा है और वो है 4, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपने समय को बचाना था आप सभी को। भाई अगला प्रश्न क्या कहता है ना, प्रश्न था आपका ये 56 नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में निम्नलिखित में से कौन सी मांगे थी भाई? ठीक है, आरंभिक समय में कौन सी मांगे उठ रही थी? तो बताइएगा, जल्दी से बताएंगे भाई। शासन का भारतीयकरण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, भारत के कई शहरों में सिविल सेवा, एक तरीके से सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करना। और यही तीनों आपके जो ऑप्शंस है ना, यही आपके उत्तर हो जाएंगे। ऐसी पूर्ण स्वराज की कोई मांग इन्होंने करी नहीं थी। ठीक है, ए, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे तीसरा नजर आ रहा है, यही आपके उत्तर हो जाएंगे। अगला फिर मैच करना है भाई, राज्य सूची, संघ और समवर्ती। तो हमें पता है भाई कि समवर्ती सूची सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से संबंधित है, यानी कि सी का सेकेंड ऑप्शन कहाँ पे नजर आ रहा है? सी का सेकंड हमें 4th में दिख रहा है ना, सिर्फ यहीं पर, बाकी कहीं नहीं है। ठीक है, तो यही आपका उत्तर होगा। देख रहे हैं, जहाँ पे भी मैचिंग वाला अगर आपको एक बेहतर पता है ना, तो आप इजीली अपने पूरे टाइम को भी बचा पाओगे और इजीली अपने आंसर में ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, 58 नंबर का क्या कहता है ना कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूमे नहीं तो क्या होगा? पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है क्या? बिल्कुल यही होगा भाई। अगर मूवमेंट नहीं होगा ना, अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तब क्या होगा? जीवन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगला 59 नंबर क्या कहता है, अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ाना, समझना सिखाना चाहती है तो उसे भाई सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किन पर चर्चा करनी चाहिए ना, किन चीज़ों पर उसे बातचीत करनी चाहिए? तो दिशा और पैमाने की बात करेगी, भारत की भौगोलिक स्थिति की भी बात करेगी, ठीक है, और प्रतीकों के बारे में भी बात कर सकती है। यानी कि ए, बी और सी यही आपके आंसर्स होने वाले हैं। ए, बी और सी ऑप्शन नंबर 4 में प्रेजेंट हैं आपके। अगला प्रश्न क्या कहता है, 60 नंबर। भाई 60 नंबर क्या कह रहा है ना कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। भाई निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय वृत्त यानी कि आर्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। ये कर्क रेखा के बाद के किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो बताइए जल्दी से, क्या स्टेटमेंट आपका रीजन और असोसिएशन परफेक्ट है क्या? तो भाई अगर हम देखते हैं ना तो असोसिएशन आपका गलत है और रीजन बहुत ही सही। तो ए तो असत्य है, ठीक है, और आपका जो अगर ए असत्य है और आर सत्य है तो पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, और हम एक क्वेश्चन छोड़ दिए हैं शायद, हाँ ये वाला ना 60 नंबर का। तो 60 नंबर का प्रश्न क्या था ना कि भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे IST यानी कि भारतीय मानक समय का है, और क्रमशः बेंगलुरु के पास इतना। तो खैर ओवरऑल इसका आंसर आप देखिएगा, ठीक है, 8:40 सुबह के 8:40 बजे तथा सुबह के 9:35 बजे, इस तरह से यहाँ पे टाइमिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और 61 हमने कर ही लिया।
यहाँ पे असर्शन आपका रॉन्ग है और रीज़न आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। और 62 नंबर क्या है ना कि किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियाँ मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों, चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है ना। तो ये आपके स्कैटर्ड कह सकते हैं, यानी कि प्रकीर्णन कह सकते हैं। 63 नंबर क्या है भाई, मैचिंग करना है यहाँ पर भी ना, सूची 1 और 2 में। तो पी तरंग, एल तरंग और एस तरंग। एल तरंग की बात करते हैं तो ये कैसी होती है, एल तरंग आपकी अगर हम देखते हैं ना तो ये पृष्ठीय हो जाती है, यानी कि यहाँ पे आएंगे, सॉरी यहाँ तीसरे नंबर पे आएंगे। और बी का तीसरा कहाँ पे दिया गया है, जल्दी से ढूंढेंगे। बी का तीसरा यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 पे नज़र आ रहा है ना, और यही आपका आंसर हो जाने वाला है। 64 नंबर क्या है कि भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है ना। तो वो विश्व के महासागरीय बेसिन होंगे, जिब्राल्टर जलसंधि भी होगी, और जुलाई माह में वर्षा को भी हम चित्रित कर सकते हैं, यानी कि ए, बी और डी। तो ये ऑप्शन नंबर 4 में ही नज़र आ रहे हैं, ए, बी और डी, यही आपके उत्तर हो जाएंगे। 65 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में सही हो जाएगा भाई। यह हमें वन पशुओं के चरने के लिए घाल स्थल, बिल्कुल ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, और पहला ही आपका सही हो जाएगा ना भाई। लिथोस्फीयर वही तो है ना जो कि हमारा स्थल भूमि होती है। 66 नंबर क्या कहता है ना भाई, सोशल रीजन अगेन आ गया यहाँ पे। गर्म वायु हमेशा ऊपर उड़ती है, बिल्कुल सही है। गर्म वायु सघन होती है क्या, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है, तो ये गलत हो जाएगा भाई। डेंस नहीं होती है, इवन वो ज़्यादा ही दूर दूर हो जाते हैं उसके ना, गैस बनने लग जाती है, वो गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं ना, तो डेंसिटी कहाँ रहेगी उसमें। तो अवशोषण तो सही है, ए सही है, बट आर गलत हो जाएगा ना, रीज़न गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आपका परफेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। और अगला प्रश्न 67 नंबर, यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है भाई यहाँ पे। और पहला ही ऑप्शन देखोगे ना तो यही सही हो जाएगा कि लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता कहाँ होगा भाई, महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, और 68 नंबर क्या है कि विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन के द्वारा होता है। तो वो आपकी जल शक्ति है, हाइडल पावर हो जाएगा। ठीक है, हाइडल पावर जल विद्युत शक्ति हो जाती है। 69 नंबर क्या है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, पिट्सबर्ग एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात शहर था। या फिर रीज़न दे रहे हैं कि पिट्सबर्ग में लौह अयस्क प्रचुर यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, और कोयला मिनेसोटा की खदानों से आता था। और दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी रॉन्ग हो जाएंगे, यानी कि ए भी गलत है और आर भी गलत है, जो कि पहले ही ऑप्शन में आपको इन्होंने दे दिया है। ठीक है, और वही आपका सही उत्तर होगा। 70 नंबर क्या कहते हैं कि नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही फसल का चयन करिए। ठीक है, सही फसल कौन सी है, तो वो आपकी जूट हो जाती है। ठीक है, कौन सी है, वो जूट हो जाती है, इस बेसिस पे आपको बताना था। अगला है 71 नंबर, निम्नलिखित में से धर्म में अम्बेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे। तो ये बौद्ध धर्म है। ठीक है, बुद्धिज्म हो जाएगा। 72 नंबर क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन भाई, निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने के उदाहरण है ना। तो पुरुष नर्स और महिला किसान। ठीक है, आप देखोगे तो ऑप्शन ए और बी सेकेंड में प्रेजेंट है, वही आपके उत्तर होंगे। 73 नंबर क्या कहता है ना कि 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन के शुरुआती निम्नलिखित में से किस आधार पर हुई थी। ठीक है, पुनर्गठन जो हुआ था वो किस आधार पर हुई थी, तो भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर किया गया था। 74 नंबर क्या कहता है ना कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम प्रशासन से जुड़े तथ्य हो जाते हैं। तो लेखपाल, तहसील और पटवारी, यानी कि बी, सी और डी सेकेंड ऑप्शन में प्रेजेंट है। अगला प्रश्न है 75 नंबर भाई कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादकों, श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है ना। तो किस में होती है भाई, ये सहकारी में होती है, कॉरपोरेशन में होती है। ठीक है, 76 नंबर में क्या कह रहे हैं कि शहरी आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी कि ए और सी। ठीक है, ए भी सही है और आपका सी भी सही हो जाएगा ना। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं 77 नंबर पे। तो एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब कहा जा सकता है जब वह डैश जीत जाता है ना। वो तब क्या जीत जाता है भाई, राज्य में 1/4 निर्वाचन क्षेत्र जीत जाएगा, बिल्कुल, या फिर आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र जीत जाएगा। तो बिल्कुल आधे से अधिक होगा, ना कि 1/4 आप बोलोगे। ठीक है, आधे से अधिक अगर वो निर्वाचन क्षेत्र जीत जाता है तो आप इस तरह से कह सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न पे मूव करते हैं 78 नंबर पे। तो भाई निम्नलिखित में से कौन से कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करते हैं ना, तो आप देखोगे तो चारों ही ऑप्शन स्टीरियोटाइपिंग को ही शो कर रहे होते हैं, जो कि पहले ही ऑप्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, चारों ही स्टीरियोटाइप हैं। 79 क्या कहते हैं ना कि भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के संबंध में सही कथनों की पहचान करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं आपके सही हो जाएंगे। तो पहला शब्दावली, बिल्कुल ये वाला भी सही हो जाएगा। 1973 के जो केशवानंद बनाम भारती मामला था, ये भी आपका परफेक्ट होगा। और उच्चतम न्यायालय संसद के संशोधन करने के अधिकार को सीमाबद्ध करता है, यानी कि ए बी और डी कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ये आपके उत्तर हो जाएंगे। 80 नंबर क्या कहता है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। तो चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना बिल्कुल आपका इसमें आ जाएगा। जनगणना भी होगा। और कारागार का रख रखाव करना, या फिर राज्य में नई रेल गाड़ियों का संचालन करना। तो कौन सा इसमें से आपका सही हो जाएगा। तो ये तो हर स्टेट लेवल पे चीज़ें होती हैं और उनका रख रखाव वो करते हैं। आपका ये वाला जो आंसर हो जाएगा ना, ए, सी और डी, ये आपके बेहतर हो जाएंगे। ए, सी और डी, केवल ए, सी और डी ऑप्शन नंबर 3 में प्रेजेंट है। ठीक है, 81 नंबर पे चलते हैं भाई। तो भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहला है आपका एक तरह से अगर हम देखते हैं ना, तो सामाजिक प्रतिष्ठा, निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा, नागरिकों और सरकार व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा करना। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला है कि न्यायिक समीक्षा करना और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना ना। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये आपके ए, सी और डी ऑप्शन नंबर 4 में प्रेजेंट है और यही आपके उत्तर हो जाएंगे। 82 नंबर क्या कहता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नहीं कौन सा आता है आपको वो बताना है। ठीक है भाई, वन एवं जैव विविधता अधिकार हो जाएगा। ऐतिहासिक की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा ये आपका लास्ट वाला। वन समुदायों के लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार को मान्यता दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यही आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, 83 नंबर क्या कहता है कि हाशियाकरण व्यक्तियों और समूहों को ले जाता है। और शुरुआत से आपके जो ये 3 ऑप्शन दिए गए ना, शुरुआत से जो आपके ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं भाई यहाँ पे कि निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर, शिक्षा एवं संसाधनों पर असमान की ओर, या फिर अभाव की ओर, तो ए, बी और सी यही आपके आंसर हो जाएंगे ना। 84 नंबर क्या कहते हैं भाई, 84 नंबर है आपका एसोसिएशन रीजन, सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर विषयी उपागम का उपयोग करना चाहिए। और अगला कह रहे हैं कि यह उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझाने में एक तरह से मदद करता है क्या, तो बिल्कुल दोनों ही आपके बहुत पॉजिटिव हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चल सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है 85 नंबर भाई कि एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में समसामयिक मामलों पर चर्चा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भाई, क्योंकि यह विद्यार्थियों को समाज और देश के मामलों के प्रति संवेदनशील बनाने में हेल्प करता है। इस वजह से यह आलोचनात्मक चिंतन संबंधी क्षमताओं को विकसित करेगा। या फिर भाई विद्यार्थियों को दैनिक मुद्दों के विषयों में एक तरह से अपने जो भी उनके विषय हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सहायता करेगा ना। तो ए, बी और सी तीनों ही क्रमशः आपके परफेक्ट हो जाने वाले हैं, जो कि पहले ही ऑप्शन में दिया गया है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। और अगला 86 नंबर क्या है भाई, असोसिएशन रीज़न दिया गया है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ, असोसिएशन आपका परफेक्ट है, रीज़न गलत हो जाएगा। ठीक है, असोसिएशन सही, रीज़न गलत, तो ए सही है, आर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 87 नंबर क्या कहता है कि जब कक्षा में छात्रों ने भूमिका निर्वहन यानी कि रोल प्ले एंड जो भी है, इसका आंसर सीधा सा आपका सुन लीजिए। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा, जो पहला ही ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस पूरे पैराग्राफ का ये कंक्लूजन निकलता है भाई। 88 का आंसर सुनेंगे जल्दी से भाई। एक समावेशी सामाजिक कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है। भाई क्या कर्तव्य हो जाता है शिक्षक का यहाँ पे, सो यहाँ पे आप देखोगे ना तो ऑप्शन ए और बी आपको बहुत ही सही नज़र आएंगे, यानी कि ए और बी जो कि ऑप्शन नंबर 2 में प्रेजेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में प्रेजेंट है और यही आपके उत्तर हो जाएंगे। 89 नंबर की तरफ चलते हैं। तो भाई 89 नंबर क्या है ना कि उपयुक्त दृष्टिकोण है,
कौन सा इसमें से बताना है। जो कि सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि में संलग्न हो जाती है ना एक तरह से। तो शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणाओं को समझने में बच्चों की सहायता करती है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका परफेक्ट होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा भाई, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अध्ययन कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना करने में सहायता करेंगे ना। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्प करेंगी। पहला हो जाता है नियत कार्यों को करने की बच्चों की क्षमता एक तरह से, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कौन सा है कि कार्य के संतोषजनक समापन की बात करते हैं। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे, यानी कि ओवरऑल ए सी और डी कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पे नज़र आ रहे हैं ए सी और डी, और यही आपके उत्तर हो जाने वाले हैं ना। तो आई होप सेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इस तरह से आप कि कितना स्कोर आपने किया है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। और इसके बाद में आपको शॉर्ट छोटे छोटे वीडियोस बना करके सभी आंसर कीज़ प्रोवाइड करा रही हूँ, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा।